हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज, चैप्टर नंबर 5 सॉरी, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज, वो आज हम पढ़ेंगे, है ना। लास्ट पार्ट में हमने उसके की टर्म्स पढ़े थे। देन इस पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कवर अप करते हुए चलेंगे। जो भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनमें जो कुछ भी लिखा है, मोस्टली चैप्टर्स में क्या है, स्टोरीज है, तो स्टोरी के बिहाफ पे जो कंक्लूजन निकल रहा है जो चैप्टर के अंदर है वो हम इन नोट्स में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। तो फर्स्टली हमने ये तो पढ़ लिया था कि हिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक कि भाई हमने पास्ट में क्या क्या देखा, हमने की टर्म्स पढ़े थे, उन की टर्म्स से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स यहाँ पर भी है जो आपने मेनली की टर्म्स में पढ़ ली है। पहला है जियोलॉजिस्ट। अब हमने उसमें पढ़ा था कि जियोलॉजिस्ट होता क्या है, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, उन सब के बारे में स्टडी करना का जो काम होता है वो कौन करता है, जियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, रिगार्डिंग टू अर्थ फीचर पूरी स्टडी वही करता है। अब उस अर्थ में सब कुछ आ गए, सोइल आ गई, स्टोन्स आ गए, हिल्स आ गए, माउंटेन्स आ गए, रिवर, सीज, ओशियंस, कुछ भी ले लो, जितना भी पार्ट अर्थ में कवर होता है उन सब के बारे में जो भी स्टडी करेगा वो कौन कहलाएगा, जियोलॉजिस्ट कहलाएगा। चलो, ये वाला समझ में आया। सेकंड है हमारा पैलियोंटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स वो किस किस के बारे में रिसर्च करेंगे, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल फीचर ऑफ दिस प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उनके जितना भी कुछ भी स्टडी होगा वो सब काम कौन करेगा, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो करते हैं स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, हमारे यहाँ की जो पहले की सोसाइटीज है, जो कल्चर्स हैं, कैसे वो लोग सरवाइव करते थे, कैसे ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, कौन से कल्चर्स थे, है ना, पास्ट टाइमिंग में। ये सब पास्ट की स्टडी के लिए ही तो है, हमें पास्ट के बारे में ही तो बताता है। तो पास्ट की स्टडी के लिए है, तो पास्ट के जितने भी कल्चर्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, आजकल तो हम लोग कम करते जा रहे हैं। अब आजकल तो पता भी नहीं चलता दिवाली आके कब चली गई, चार पटाखे फोड़े, पूजा की खत्म बात। पहले क्या होता था, फेस्टिवल को कितना धूमधाम से मनाया जाता था, है ना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती थी। आजकल तो मोस्ट लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के भी त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। प्रॉपरली हर फेस्टिवल पे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था, सारे कल्चर को फॉलो किया जाता था, ट्रेडिशन ड्रेसेस पहनी जाती थी, ट्रेडिशन खाना बनाया जाता था खाने के लिए, है ना। अब वो थोड़ा कम हो गया है। तो पुराने टाइम के कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को जो स्टडी करेंगे वो कौन कहलाएंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्कोलॉजिस्ट। अब आर्कोलॉजिस्ट कौन होंगे, स्टडी द पास्ट बाय द डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल्स, पॉट्स, बेड्स, फिंगर्स। इट मीन्स, इसके कहने का मीनिंग ये है कि पास्ट टाइम में होता है ना, कई लोग डिगिंग करते हैं। डिगिंग तो देखा होगा कि भाई खोद कर आज यहाँ से ये मूर्ति निकली है, आज यहाँ से ये स्टोन निकला है, आज यहाँ से ये चीज निकली है, पुराने पोर्ट्स निकले हैं। जैसे वो नहीं देखा तुमने, वो मूवी भी बनी हुई है उस पे, मोहनजोदड़ो, उसमें क्या निकले थे, आज भी तो उसके बारे में हमें पता कैसे चला, इंडस वैली वगैरह, मोहनजोदड़ो वगैरह, उनके क्योंकि पोर्ट्स वगैरह, उनके बर्तन वगैरह जितनी भी चीजें थी वो हमने, ये आर्कोलॉजिस्ट ने सर्च किया, रिसर्च की उन पे, उन्हें खोदा, कहा जाता है जमीन के बहुत नीचे तक दबे हुए थे वो, तो उन्हें खोद कर ही तो निकाला है उन सब चीजों को, कि किस टाइप के पोर्ट्स यूज करते थे, किस टाइप के सामान यूज करते थे, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस था, क्या उनका क्या था, वो सारे ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में। और जो पोर्ट्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनके बारे में किससे पता चलता है हमें, पास्ट से। तो पास्ट के ये जो चीजें होंगी, जो टूल्स, बीट्स, हथियार वगैरह जो ये निकलते हैं कि भाई पास्ट में, आजकल तो रिवॉल्वर्स यूज करते हैं, पहले थोड़ी थी रिवॉल्वर्स, पहले वो अलग वेपन्स होते थे जिनका वो लोग यूज करते थे। तो वो जो वेपन्स वगैरह है वो हमें कहाँ से निकले, खोद कर ही तो निकाले। तो जिन्होंने इसे खोद कर निकाला है, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की है, वो कौन होंगे, आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, स्टडी द पास्ट डिगिंग द रिमेनिंग, जो भी पीपल्स जो पुराने वाले हैं, जो अपने
मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जो अपने फोर्ट्स वगैरह है, टॉयज है, बोन्स है, टीथ है, एनिमल्स है, जो पुरानी चीजें, अब भाई एनिमल्स तो मर चुके हैं, अब उनका बचा क्या है? लास्ट में स्केलेटन वगैरह ये तो बचे होंगे, है ना? पीपल्स के भी, एनिमल्स के भी, प्लांट्स भी कुछ मिले होंगे, ग्रेन्स मिले होंगे, हाउसेस ब्रिक्स मिले होंगे, ये सब लोग खोद के ही तो निकाला गया है ना? तो वो सब काम कौन करता है? इन सब की रिसर्च करने का काम कौन करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक उसके बारे में देख लेते हैं हम, क्या हमारा ये, इसमें देखो, जियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? सर्चिंग कर रहा है, किसके पार्ट से? उसके हाथ में क्या है? स्टोन है, स्टोन से वो क्या कर रहा है? मैग्नीफायर ग्लास से उसे सर्च कर रहा है, तो स्टोन्स वगैरह का अर्थ पार्टीशन। ठीक है, फिर कौन है? पैलियोंटोलॉजिस्ट है, क्या कर रहा है पैलियोंटोलॉजिस्ट? क्या पढ़ा था हमने? पैलियोंटोलॉजिस्ट करता क्या है? स्टडी अबाउट दी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो इसमें क्या कर रहा है? कर रहा है ना वो एनिमल्स के वो जो पार्ट्स है उनको देख रहा है, प्लांट्स वगैरह देख रहा है, कितने पीछे डायनासोर वगैरह ये बने हुए हैं तो इनको देख रहा है, तो एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहा है। देन हमने किसके बारे में पढ़ा फिर? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। क्या करते हैं ये? कल्चर्स और ट्रेडिशन को देखते हैं। तो देखो, कैमरेज है उनके पास में, है ना? कैमराज है ना? वो लोग क्या कर रहे हैं? फोटो शूट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से निकलेगी उनके कल्चर्स बारे में। बड़े बड़े दूसरे गाँव में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पहले कैसे मनाते थे, क्या ट्रेडिशंस थे। हमारे राजस्थान क्यों फेमस है? क्योंकि हम अभी भी ट्रेडिशनली चल रहे हैं। तो बाहर के लोग आते हैं ना हमारे ट्रेडिशनलिटी को देखने के लिए, हमारे कल्चर को देखने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उसी कल्चर को क्या कर रहे हैं? फिगर आउट कर रहे हैं। और इसमें देखो, आर्कोलॉजिस्ट, अभी मैंने बताया था पुराने बर्तन वगैरह कि भाई वो लोग कैसे अपना जीवन जीते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे। तो ये देखो, जमीन से खोद कर क्या निकाल रहा है? पोर्ट्स वगैरह निकाल रहा है, ऐसा कुछ दिखता हुआ। इनके पास बहुत बारीक बारीक ब्रशेस वगैरह होती है, उनसे ये लोग साफ करते हैं प्रॉपरली। देखते हैं उनपे क्या लिखा हुआ है, कौन से सन का है, कौन से टाइम का है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो ये आर्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो जो पोर्ट्स वगैरह निकले हैं, कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, उन सबको पूरा क्लीन करते हैं, मिट्टी वगैरह पूरा हटाते हैं, देन देखते हैं कि कौन से टाइम पीरियड का है, कौन से उसका है, फिर हमारे म्यूजियम को या हमारी गवर्नमेंट को वो दे देते हैं कि भाई देखो हमने ये सर्च किया है और इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिला है। ठीक है, तो इस पिक्चर से पूरा मेंशन हो गया कि भाई क्या क्या काम करते थे, कौन कौन करते थे। आर्कोलॉजिस्ट तक समझ में आ गया? ओके, आर्कोलॉजिस्ट वाला हो गया। देन हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, कि भाई टाइम को कैसे मेजर्ड किया जाता था, हम इसमें यही पढ़ेंगे। टाइमलाइंस ही तो है चैप्टर का नाम ही, तो हम वही पढ़ेंगे। डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स हैव हिस्टोरिकल मेजर टाइम इन द वेरियस वेज, ऑफन मेकिंग न्यू इराज एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स। कि क्या है कि भाई पुराने टाइम में भी, जैसे आज हमारे आए दिन नए नए फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो पुराने टाइम में भी क्या था? वही इवेंट्स होते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, सब काम करते थे, है ना? इवेंट्स हो गए, तो वो क्या क्रिएट करे? एक एरा क्रिएट कर रहे हैं। एरा मैंने बताया था ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जिसमें इवेंट्स वगैरह होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एरा कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि वही सिग्निफिकेंट मार्क करता है, ऑफन करता है सोसाइटी के कल्चर्स को, हिस्टोरिकल्स को, मेजर करेगा किसको? उस पर्टिकुलर एरा को। किसे मेजर कर रहा है? किसे देख रहा है? उस टाइम पीरियड को देख रहा है ना? टुडे द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज वाइडली यूज्ड ग्लोबली। आज हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? आज तक ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। उसमें क्या है जो मैंने बताया था कि वही 365 और 366 डेज का होता है, वही 12 मंथ्स होते हैं, है ना? वही सब होता है। बट हमारा हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, ये सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या है? धर्म के अकॉर्डिंग है। जैसे हम लोग नॉर्मली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सेलिब्रेट करते हैं, यही मानते हैं। पर हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग वो भी तो सेलिब्रेट करते हैं कि अब सावन का महीना आने वाला है, अब ज्येष्ठ आने वाला है, अब चैत्र आएगा, है ना? अब आषाढ़ आएगा। ये सब जो ये हमारे कौन से मंथ है? हिंदू मंथ से, है ना? ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग है। तो हिंदू के लिए अलग होंगे उनके फेस्टिवल्स वगैरह को डिनोट करते हुए, हमारे भी तो होते हैं भाई। हर एक मंथ में, हर एक जो ये जेठ माह और कौन कौन से आते हैं, सावन हो गया, जेठ हो गया, माह हो गया, आषाढ़ हो गया, फागुन हो गया, है ना? ये सब मनाते हैं ना हम लोग। तो इनमें क्या है? पर्टिकुलर हर एक सीजन का हर एक फेस्टिवल है, हर एक कल्चर है। तो उस अकॉर्डिंग हिंदू कैलेंडर का है। मुस्लिम्स के अपने कैलेंडर होते हैं, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं,
जैविश के अलग है, चाइनीज के अलग है, तो सबके क्या है धर्म वाइज अलग अलग है ना। पर ऑल ओवर हम कौन सा फॉलो अप करते हैं? ग्रोगेरियन कैलेंडर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेम पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वही जनवरी फरवरी से लेके पूरे दिसंबर तक, पूरे 12 महीने हैं, और क्या है 365 और 366 डेज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिटरमाइन किससे कर रहे हैं हम? कैलेंडर से। ठीक है, अब अगर हमें हिंदू स्पेशल धर्म से रिलेटेड करना है तो हम उस धर्म का कैलेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे। देन ऑल ओवर वर्ल्ड का करना है तो हम किसका करेंगे? ग्रेगोरियन कैलेंडर का करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? उसी का थोड़ा है कि भाई हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर करते थे। ये तो हमने बता दिया कि हम उसके बाद तक आज तक करते थे। पहले मैंने बताया था 2-3 टर्म्स बताई थी, बीसीई, सीई, हर सन के आगे मेंशन होता था, है ना। तो वो क्या है वो हम देखेंगे कि भाई वो क्यों मेंशन करते हैं, हमें पता तो होना चाहिए, तो वो देखेंगे। इन दी वेस्टर्न कैलेंडर ईयर्स आर ट्रेडिशनली काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि वो लोग कब से उस कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, कि जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था उसके बाद जितने भी आने वाले अभी तक साल होंगे वो लोग उसे किसे डिनोट करते हैं? एडी से डिनोट करते हैं, है ना। और आप इसके लिए सीई भी लिख सकते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं, है ना। कॉमन एरा हमने पढ़ा था ना कि जो सामान्य युग चल रहा है उसे क्या कहते हैं? कॉमन एरा कहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जितने भी ईयर्स आए हैं आज तक उन सबको हम सी में काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? एडी और सीई लिखा होता है। टुडे दिस इज ऑफन रेफर टू एज द कॉमन एरा, यही मैंने बताया, सीई से काउंट करते हैं। पुराने टाइम में किससे कर रहे थे? एडी से काउंट कर रहे थे, उस एडी को ही क्या कहा जाता है? सीई भी कहा जाता है। फॉर द इंस्टेंस 1947, अब बताना 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो उसे कैसे लिखा गया? द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने गेनिंग किया इंडिपेंडेंस को, कैन बी रिटर्न एज द 1947 एडी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं 1947 एडी या फिर 1947 सीई। बीसीई तो कोई नहीं लिखता ना, यहाँ पर लिखते हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? सीई और बीसी। तो वो कौन सा टाइम पीरियड है? जीसस क्रिस्ट के बाद का, यही तो हमने पढ़ा। जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद के सारे टाइमिंग को किससे डिनोट करेंगे? एडी से और सीई से। ठीक है, और अगर ये तो चलो मैम ने बता दिया कि भाई उससे आगे का तो एडी और सीई से करेंगे, पर हमने एक टर्म पढ़ी थी की टर्म में, क्या लिखा था? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। इट मींस जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले वाला। ठीक है, उनके बर्थ के बाद वाला सारा टाइमिंग एडी और सीई में, और उनके बर्थ से पहले वाला टाइमिंग किस में काउंट होगा? बीसीई में। तो अब अगर कहीं ऐसा टर्म लिखा हुआ दिख जाए तो समझ में ना आए कि मैम ये कौन सी उसकी जनरेशन की बात कर रहा है, तो हम किससे पता लगा सकते हैं? सीई, एडी और बीसीई से। अगर बीसीई लिख रहा है तो मैम ये किसके पहले की बात है? बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, इट मीन जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात हो रही है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के वाले सारे सेंटेंसेस में सारी ईयर्स में क्या लगा होगा? एडी और सीई। यानी हम हमारे इंडिपेंडेंस डे ईयर को कैसे, इंडिपेंडेंस ईयर को कौन सा बताते हैं हम? 1947 एडी और सीई दोनों तरह से लिख सकते हैं। मैंने बताया ना सीई और एडी दोनों लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यही हमने पढ़ा कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले वाले को तो बीसी, इट मींस बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट भी लिख सकते हैं। और हम बीसी को एक वर्ड से और हमने पढ़ा था, क्या था? यस, एब्सोल्यूट राइट, बिफोर कॉमन, कॉमन है। पर बात किसकी हुई? वही हुई, बात तो वही हुई, कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले वाला कौन सा? बीसी। तो वो कौन सा होगा? जीसस क्रिस्ट के बर्थ के जो बैकवर्ड, सॉरी बिफोर है वो तो बीसी में काउंट होगा, जो आफ्टर है वो किस में काउंट होगा? एडी में और सीई में। समझ में आ गया कि कहाँ एडी लगाते हैं, कहाँ सीई लिखते हैं और कहाँ बीसीई लिखते हैं? समझ में आ गया? चलो आगे चलो। हाउ इज द टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? वही है, उसी के बारे में है, हिस्ट्री से रिलेटेड। अ टाइमलाइन इज यूजफुल टूल टू डिस्प्लेइंग द सीक्वेंस ऑफ डेट्स। भाई टाइमलाइन एक ऐसा अच्छा यूजफुल टूल है जिससे हम क्या बता पाते हैं कि हमारे इस टाइम पीरियड पे ये वाला इवेंट हुआ था। अगर हम नोट ना करें तो वही बात हो गई, हमने उस टाइम भी पढ़ा था टर्म्स में भी, कि अगर हम नोट नहीं करेंगे तो हमें हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड पे ये हुआ था। और हिस्ट्री हमें क्या देती है?
एक्सपीरियंस देती है, पुराने काल के बारे में बताती है, हमारे जो पूर्वज थे, पास्ट जनरेशन थी, वो कैसे रह रही थी वो बताती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इन इवेंट्स को टाइम करना, इन इवेंट्स को मेजर करना भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो वो इम्पॉर्टेंट को जो इजी बनाया वो किसने बनाया, टाइमलाइन ने बनाया, है ना। टाइमलाइन हमें दे रही है ना मेजर करके, तो एक अच्छा टूल है ये डेट और इवेंट्स को मेंशन करने का, उनके काल को बताने का। इट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्रेजेंट ऑफ द की लैंडमार्क्स, कि स्टार्टिंग में ह्यूमैनिटी कैसी थी, ह्यूमंस कैसे आए, कैसे डेवलप हुए, क्या हुआ, ये सब हमें किससे पता चलता है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री से, है ना। जो मेजर करेगा, जो हमें बताएगा, उससे से तो पता चलेगा हमें। तो ये टाइमलाइन हमें बताता है ये सब कुछ। Dotted progression indicate the skip period of the keep timeline in the manageable. A timeline also help in understanding the order. क्या मेंशन करता है, ये हमेशा हेल्प करता है हमें ऑर्डर और सीक्वेंस में। किसी हिस्ट्रिकल प्लेस हुआ, कोई इवेंट हुआ, उन सबको हमें क्या करके देगा, मेंशन करके देगा। ठीक है, इवेंट्स के बारे में बताएगा, पुरानी हिस्ट्री में जो भी काम हुआ है, फेस्टिवल हुआ है, ट्रेडिशन फॉलो हुआ है, उन सब के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एक, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स, कि अगर आप डेट्स को ध्यान में ना रखें, यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धाज ऑकर्स बिफोर दैट द जीसस। ये कह रहा है कि अगर आप एक बार के लिए सारी डेट याद करना पॉसिबल नहीं होता, नहीं कर सकते ना, कि हम कितनी डेट्स लर्न कर लेंगे, तो हम उसे किस में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट्स में, जीसस क्रिस्ट और देन बुद्धास। तो देखो दो ऐसी लाइन बना लेते हैं, ये मान लो कि बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, अब जो इससे इधर का टाइम होगा, देखो जो इससे इधर का टाइम होगा उसे किससे डिनोट करेंगे, और एडी, ओके। देन इधर के टाइमिंग को, अब देखो इसे एक नाम से और जानते हैं, जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था ना, उससे पहले कौन था, बुद्धा, गौतम बुद्धा का नाम सुना होगा। तो उस टाइम कौन सा टाइम पीरियड था, बुद्धा वाला। इट मीन्स जो बुद्धा के काल में हुआ वो सब किस में होगा, बीसीई में। तो बी सेम है, कॉमन है, इससे याद रह सकता है। बीसीई वाला कौन सा पार्ट है, जितना भी काम बुद्धा के काम में हुआ। देन जीसस क्रिस्ट के में सी, सी किसको डिनोट करता है, क्रिस्ट को, सी फॉर क्रिस्ट, लगा सकते हैं ना। तो ये लर्न करने की ट्रिक है कि जो बर्थ ऑफ जीसस था उससे इधर वाला बुद्धा का काल था, तो उसमें कौन सा, बीसी, और जीसस क्रिस्ट के बाद वाला, उनके बर्थ के बाद वाला, सीई और ये। ठीक है, इससे आई थिंक लर्न करने में काफी अच्छी वो मिलती है, कि जल्दी लर्न हो जाएगा, हमें एक एक का ईयर लर्न नहीं करना पड़ेगा, कि इसके आगे हमें सीई लगाना है, इसके आगे हमें बीसीई लगाना है, नहीं याद करना पड़ेगा ना। हमें बस ध्यान होना चाहिए कि वो कब की बात है, वो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले की बात है या बाद की बात है, तो हम अपने आप लगा देंगे सीई और बीसीई। चलो आगे चलते हैं। What are the source of history? Every objective or structure like a piece of jigsaw puzzles tell us a story and reveal sometimes some things about its history. कि ये कह रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें डायरेक्टली ना पता हो कि स्टोरीज के थ्रू पता चलती है। कभी हम कहते हैं हमारी दादी को कि हमें ना ये बताओ कि आप जब यहाँ आए थे तो क्या हुआ था, आपके बचपन में क्या हुआ था, है ना। तो दादी हमें क्या करती है, कुछ किस्से सुनाती है, स्टोरीज सुनाती है उनके बचपन की। तो इनडायरेक्टली कहने का मीनिंग ये है कि हिस्ट्री हमेशा हमें किससे पता चलती है, कुछ स्टोरीज से पता चलती है, कुछ किस्सों से पता चलती है। और वो कैसे हमारे लिए पजल्ड है, जब तक हमें पता नहीं है, जब तक वो कैसे होंगे, पजल्ड होंगे ना हमारे लिए। और स्टोरी जब हम बता दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, अनपजल्ड हो जाती है, और हम उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें सारे ऑब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में किससे पता चलते हैं, मतलब कुछ स्टोरीज होती है जो हमें बताई जाती है, उन स्टोरीज से हमें उन पजल्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। हम सोचे हिस्ट्री में ऐसा होता था, हमारे पास्ट में ऐसा होता था, तो ऐसा क्यों होता था, उस क्यों का जवाब हमें किससे मिलेगा, स्टोरी से मिलेगा, है ना। स्टोरी से हमें उस क्यों का जवाब मिलता है। तो ये कह रहा है कि बहुत सारी चीजें हमने हिस्ट्री की इस स्टोरी से रिवील कर ली है, पर आज भी बहुत सारी ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी जो पजल्स हैं वो हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। पर हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पैलेंटोलॉजिस्ट है, ये क्या कर रहे हैं, उनको सॉल्व भी तो कर रहे हैं, है ना। उन पजल्स को वो क्या कर रहे हैं,
सॉल्व करने में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आज भी हमें प्रॉपरली नहीं पता है, तो उन पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ के जो लॉजिस्ट है वो लग रहे हैं, ताकि हमें पूरी जानकारी दे सके। फिर आता है द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि स्टार्टिंग में हमारी हिस्ट्री कैसे थी, कैसे वर्क क्या होता था, कौन लोग थे, कैसे रहते थे, ये हम इसमें देखेंगे। मॉडर्न ह्यूमंस होमोस्पेन, जो मॉडर्न ह्यूमंस थे यानी सबसे पहले जो थे उनको क्या कहा जाता है, होमोस्पेनिस, हैव वॉक टू प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, कि लगभग कितने साल पुरानी बात कह रहा है ये, 3 लाख ईयर्स पुरानी बात कह रहा है। ठीक है, तो कम से कम कितने साल पुरानी बात है, 3 लाख ईयर्स पुरानी बात है, जब हमारे पूर्वज से भी पूर्वज से भी पूर्वज थे, है ना, पहला जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग था। दिस अपीयर्स टू बी वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही पुराना टाइम है, पर अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। सोचो 3 लाख ईयर्स हमारे लिए कितनी ज्यादा है, पर हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कितने हैं वो, छोटे हैं, है ना, 3 लाख ईयर्स हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग छोटे हैं, हमारे अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं। अर्ली ह्यूमन फेस दी चैलेंजेस, पुराने समय के अंदर जो ह्यूमंस थे, फर्स्टली जिन्होंने एक कुछ सर्वाइव किया, बहुत सारी नेचुरल चीजों से उन्हें लड़ना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी थी। आज हमारे पास पानी हमारे घर के टैप में आता है, हमें थोड़ी नदी से भरने जाना है ना, कितनी सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है। खाना भाई राशन की दुकान से हम खरीद के लाते हैं, हमें कौन से फार्मिंग करने जाना है। पर पुराने टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, वो खेती भी खुद कर रहे हैं, पानी भी खुद के लिए खुद ला रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। पर पहले जब खेती नहीं होती थी तो जानवरों को मारना, उन्हें पहले तो जानवर ही खाते थे ना वो लोग, तो उन्हें हंटिंग के लिए भी क्या करना पड़ता था, भाई जंगली जंगली जानवरों को मारने जाएगी सोचो, तो जंगली जानवर तो खुद इतना हार्मफुल होता है, वो उन्हें मार देगा, तो उन्हें कैसे जाना पड़ता था, ग्रुप में जाना पड़ता था। तो ये कह रहा है कि पुराने टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें खुद के खाने पीने से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, एक सरवाइव करने के लिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। ठीक है, every early humans face the challenges from the natural and lived in groups for the survivor relying on hunting and gathering, कि वो लोग क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे और ग्रुप बना के शिकार करने जाते थे, हंटिंग करने जाते थे। दे सॉट शेल्टर फूड एंड हैड बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबली दी अल्टर लाइफ, कि अपनी पूरी जिंदगी को उन्हें एक तरह से ज्वाइंट करने में या अपनी लाइफ को पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए घर, खाना, पानी सब कुछ की जरूरत होती है, तो उन्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें जंगली जानवरों से लड़ने के लिए भाई इकट्ठा होकर जा रहे हैं, जंगली जानवर को मार रहे हैं, और उसके बीच में जो खुद का नुकसान होगा वो तो अलग से, है ना। तो उन्हें अपने डेली के खाने के लिए भी इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, हमें लड़नी पड़ती है नहीं ना, हम तो जाते हैं राशन में, वहां थोड़ी फाइटिंग करनी है हमें, सीधा पर्ची दी, सामान लिया, बैग पैक कराया, पेमेंट किया, घर आ गए। वहां थोड़ी भाले वाले लेके जाने हैं, लड़ाई करनी है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था, पर इस टाइम पे होता था, है ना। तो ये पुराने उनकी लाइफ के बारे में बताया कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन जिया है, हम तो बहुत इजी फॉर्मेट में जीते हैं। फिर आ जाओ कि फर्स्टली उन्होंने क्रॉप पैटर्न क्या होता था, कि भाई पहले तो उन्होंने क्या सोचा कि जानवरों को मार मार के खा रहे थे, पर जानवर भी कम होते चले गए, फिर उन्हें सरवाइव करने के लिए दूसरी चीज चाहिए, तो उन्होंने किसको प्रेफर किया, फूड, फूड तो खाएंगे, तो उसके लिए क्रॉप्स होनी चाहिए। अब क्रॉप्स उगाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, ये हमारे इसका लास्ट टॉपिक है। ओवर टाइम अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज, कि अर्थ का क्लाइमेट आप सभी जानते हैं कि हर 2-3 महीने में हर टाइम पीरियड पे क्या होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है, चेंजेबल है, इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ द आइस एजेस, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट पार्ट्स में क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है ना। उस टाइम पे खेती भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनको क्या कर देती है, खराब कर देती है फसल को, तो वो सबसे मुश्किल टाइम पीरियड होता है। When much of the planet was the covered in ice, और सोचो कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पूरे किससे कवर्ड है, आइस से कवर्ड है। सोचो वहां पे कितनी डिफिकल्टीज आती होगी उन्हें, खाना पानी रहना, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और सर्दी लगेगी वो अलग से, भाई आइस में सर्दी भी तो लगेगी। वैन द क्लाइमेट वार्म, पर जब क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म होता है, इन द आइस मेल्टेड, और आइस क्या होती चली जाती है, मेल्ट होती चली जाती है, इंक्रीजिंग रिवर्स लेवल, तो क्या कर देती है वो, नदियों के पानी को ऊपर ले आती है, यानी उनके लेवल को बढ़ाती है, नदियों के पानी को बहाती है।
ठीक है। तो नदियों के पानी को क्या कर देती है, और ज्यादा बढ़ा देती है ना, कब, जब आइस मेल्ट होगी। एंड ड्रेनिंग इनटू द ओशियन, और कहाँ तक चली जाती है उन नदियों के रास्ते, हमने पढ़ा था ना ओशियन वाले में कि रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह, इनका सब सारा पानी किस में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है वापस। आफ्टर द लास्ट आइस एज अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, कि लगभग कम से कम 12,000 ईयर्स पहले की बात कर रहा है ये, इम्प्रूविंग कंडीशन अलाउड द ह्यूमंस टू सेटल, कि इन लोगों ने क्या करा, सोचो वो 3 लाख वाला जो वो टाइम पीरियड था, उससे वो लोग कहाँ आ गए हम 12,000 ईयर्स पर, कि लगभग 12,000 साल पहले जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने ये चीज डेवलप करके हमको दे दी। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो हमें नहीं करनी पड़ रही है। उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करके दी हमें, एक तो सेटल डाउन, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाया, है ना, कि गुफाएं बनवा के या घर मेंशन करके घर का रूप दिया। कल्टीवेट क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने के लिए पैटर्न बताया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को रखने और कैसे पालना, इन सब की नॉलेज दी, पीढ़ी वाइज ही तो चलती आ रही है। देन लीडिंग द लार्जर कम्युनिटी, लीडिंग दी लार्जर कम्युनिटीज नियर दी फर्टाइल रिवर, और आधे से ज्यादा जो कम्युनिटीज है, जो लोग हैं जो जंगलों में रह रहे थे, उन्हें कहाँ रहना सिखाया, नदियों के कोस्टल एरियाज पे रहो, है ना, उससे थोड़ा दूर रहो, पर कैसे लैंड पे रहो, फर्टाइल लैंड पर। क्यों, क्योंकि वहां पर खेती क्या होगी, ज्यादा होगी, तुम्हें खाने को इजी वे में अलॉट हो जाएगा, है ना। तो लोगों की खाने पानी पीनी ये उनकी एक जरूरत चीजें हैं, जिन्हें पूरी करने के लिए इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स तो इनके ही हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने क्या करी थी, गुड्स को एक्सचेंज, फिर हमारे यहाँ पे व्यापार शुरू हुआ कि वो लोग क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करने लगे। पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, देन सोल, देन खुद खा रहे पी रहे, खुद के काम में ले रहे। कल्टीवेट किसके लिए कर रहे हैं, वो कल्टीवेट किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए, है ना, खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। पर फिर उन्होंने किसका पैटर्न सीखा, भाई बिजनेस करने का पैटर्न सीखा, पैसे भी जरूरी है अर्निंग के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, एक तो पहले हमारे यहाँ पे खाने के बदले या सामान के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे। पहले कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता था, एक्सचेंज गुड्स का। जस्ट लाइक मुझे सोचो राशन चाहिए, तो मैं उस राशन वाले के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि भाई तू मुझे राशन दे दे, और उसके बदले में मेरे पास ये पैन है, तो तू ये पैन ले ले। यानी गुड्स के बदले गुड्स देना, एक चीज मुझे चाहिए तो उसके बदले में उससे कुछ और चीज मुझे देनी पड़ेगी। पहले पैसे नहीं देते थे, पहले क्या देते थे, गुड्स एक्सचेंज करते थे। तुम्हारे पास मूंगफली है, मेरे पास गेहूं है, तो मुझे गेहूं बेचना है, तुम्हें मूंगफली बेचनी है, तो हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये पैटर्न पे आए, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे ज्यादा इनोवेटिव हो गया कि आज हम क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीदना होता है मॉनेटाइज फॉर्म में आ गया, हमारे पास पैसे, हमें चीज परचेज करनी है, हम दुकानदार को देते हैं और उसके बदले हमारा सामान ले लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो डेवलपिंग था, कहाँ हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और कहाँ से हम कहाँ आ गए, कितने ज्यादा ग्रो अप हो गए, है ना। तो उन लोगों का जो स्ट्रगल था वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सरवाइव किया, कैसे हंटिंग करते थे, वो सब हमने इस चैप्टर में देखा है। इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।